नाराज नहीं हूं भाई, अचानक 1.5 महीना हुआ है। सीनियर तरीन जो मुशावरत होती है उसमें भी नहीं बुलाया गया। मैं अंदर से साजिशों का शिकार रहा। जो लॉयलिस्ट हैं उनको लॉयलिस्ट ही रहने दें। आप खुद डिसेंट हैं तो दाएं बाएं आपको उधर ले जाते हैं। मैं आपके कान में विस्पर करता रहता हूं, मियां नवाज शरीफ यूर ह्यूमन, मियां नवाज शरीफ यूर ह्यूमन। एक मिलिट्री माइंडसेट होता है, एक सिविलियन माइंडसेट होता है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि इसमें सिंथेसिस हो, ये मुल्क के इंटरेस्ट में है। कहते हैं ये तो इसका तो उधर कुर्बत है। आज मामला बहुत गंभीर, कम से कम मेरा तो दिल उचाट हो गया सियासत से। मैं बजिद था उस एक्सट्रीम एक्शन पे जो मैंने सोचा वो था कल रात तक, बल्कि आज सुबह तक। मगर जिस दिन फैसला आया, हक में भी आया इंशाल्लाह, और खुदा न खास्ता खिलाफ भी आया, मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और एमएनएशिप से भी इस्तीफा दूंगा। मैं सियासत से बाज आया क्योंकि ये वैसे भी अजाब बन चुका है। इस वक्त सियासत की हालत क्या है वो टीवी पे देखें। मुझे बतौर इंसान शर्मिंदगी होती है, यार ये कैसे रोल मॉडल्स हैं। गालम गलोच, इल्जामात, बोतान, मैं भी तो उसी प्रोफेशन से हूं। जिस दिन इंशाल्लाह फैसला होगा, अल्लाह ताला करे कि वो मियां नवाज शरीफ के हक में हो, मैं उसी दिन दोनों चीजों से और फिर इलेक्शन ही लड़ूंगा। मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूं। उम्मीदवार क्या, ख्वाहिशमंद नहीं हूं, क्योंकि इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मियां साहब फलां का सर भी कलम कर दें, फलां का सर भी कलम कर दें, फलां का सर भी कलम कर दें। फॉरगिव और फॉरगेट वाली बात करना। इस वक्त मुल्क शदीद खतरात से गुजर रही है। 4-5 लोगों को पता है जिसमें मैं शामिल हूं। हमें घेरे में लिया जा रहा है। आपने सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है। गहरे बादल पाकिस्तान के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, कौम को यकजा होना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलाखिर वो दिन आ ही गया जिसका तमाम तर पाकिस्तानियों को शिद्दत से इंतजार था। जी हाँ नाज़रीन, अब जिक्र करें पनामा के फैसले का। कल बड़ा दिन, बड़ा एक अहम फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 5 रुकनी बेंच जो पहले से कायम था, वही 5 जजेस एक अपना कल बड़ा फैसला सुनाएंगे पनामा के हवाले से। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासत का एक नया रुख मुतय्यन होगा। इसके बाद क्या वाकई ही पाकिस्तान की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा? बहुत सारे लोगों को और खुद हुकूमत को भी इस फैसले का शिद्दत से इंतजार है। लेकिन यहां पे ये मेंशन करते चले, 2 जजेस तो पहले ही कह चुके हैं कि वजीर आजम साहब सादिक और अमीन नहीं है। 3 की ये राय थी कि सादिक और अमीन तो नहीं है, लेकिन हम तहकीकात कर देख लेते हैं कि क्या आया ऐसा है। तो 5 की राय जब सामने आएगी तो देखते हैं किस किस्म का कल बड़ा फैसला आ सकता है और हुक्मरान खानदान के लिए क्या मजीद नई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसके साथ हम जिक्र करेंगे चौधरी निसार साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें वो बड़े दबंग तरीके से, बड़ी जुर्रत से कुछ अपने खदशात का उन्होंने इजहार किया, जिसमें वो ये कह रहे थे कि फौज के साथ कुर्बत की वजह से, क्योंकि उनका खानदान के बहुत सारे अफराद फौज में शामिल हैं, तो इस वजह से शायद पार्टी के अंदर उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, मुशावरत में शामिल नहीं किया जा रहा। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे। चौधरी निसार साहब की रिजर्वेशन, कल के बड़े फैसले के हवाले से। सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। पनामा फैसले आने पर वजारत और रुकनियत से इस्तीफा दे दूंगा, चौधरी निसार ने बिलाखिर बड़ा फैसला कर लिया। साजिश मेरे खमीर में नहीं, क्या नून लीग की जिक्र करदा साजिशों का असल निशाना चौधरी निसार ही थे? मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द खुशामदियों का टोला, वफाकी वजीर दाखिला का इशारा किन लोगों की तरफ था? फौज के साथ ताल्लुक को शक की नजर से देखा गया, क्या हुकूमत और फौज के दरमियान अब भी सर जंग है? कुछ लोगों का माली और इखलाकी किरदार ठीक नहीं, क्या पनामा फैसले के बाद नून लीगी रहनुमाओं के किरदार सामने आएंगे? जी नाज़रीन, इसी पे मजीद हम बात करेंगे। चौधरी निसार साहब ने कुछ लोगों के माली और इखलाकी मामलात का जिक्र भी किया है। क्या नून लीग के अंदर मजीद टूट फूट होने जा रही है? क्योंकि कल का अगर जो भी बड़ा फैसला आता है, बिलफर्ज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को स्टेप डाउन होना पड़ता है, तो अगला वजीर आजम कौन होगा? और क्या अगर मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब पे इखलाकी दबाव क्या रहेगा? इन्हीं तमाम पॉइंट्स पे मजीद हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे शाह खावर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, ओवैस तौहीद हमारे साथ मौजूद होंगे, सजाद मीर साहब, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। पनामा का फैसला क्या होगा? हुक्मरान खानदान के लिए क्या मजीद मुश्किलात बढ़ती जाएंगी? क्या कोई नया वजीर आजम भी आने लगा है? चौधरी निसार साहब ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, खुसूसन फौज के साथ हुकूमत के ताल्लुकात के बारे में, उसमें कितनी हकीकत है, इस पर भी मजीद बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम कहते हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब शाह खावर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और साबिक जज रह चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के, आपको वेलकम कहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, सर आपको भी वेलकम कहते हैं। ओवैस तौहीद साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कराची से आप हमारे साथ मौजूद होंगे, सर आपको भी वेलकम कहते हैं। आज के शो में सजाद मीर साहब से भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। शाह खावर साहब, सबसे पहले जरा कल के फैसले पे आ जाते हैं। बड़ा लोगों को शिद्दत से इंतजार था, कुछ लोग कह रहे हैं 62-63 की तलवार लटक रही है, कुछ कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट में जा सकता है। आप कल क्या देख रहे हैं, कल के बड़े फैसले के बारे में? देखिए, ये यकीनन पाकिस्तान की आईनी और सियासी तारीख का सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। और इसमें जहाँ तक आपने बात की डिस्क्वालिफिकेशन की, तो आपको जाना पड़ेगा जो 20 अप्रैल 2017 का जो 5 मेंबर्स का मुत्तफिका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था, उसमें पैरा नंबर 4 में बड़ा क्लियर टर्म में लिखा हुआ है कि आफ्टर द रिपोर्ट रिसीव्ड बाय द JIT आइदर पीरियोडिकल और फाइनल the matter of disqualification of respondent number 1 मियां नवाज शरीफ साहब shall be decided। तो ये हर दो सूरत में चूंकि ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था सबका, तो ये जो भी चूंकि अभी JIT की जो रिपोर्ट सारी आ चुकी, उस पर एतराजात आ चुके और उस पर सारी चीजें मुकम्मल हो गई, और ये भी एक बहस चल रही थी कि ये 3 मेंबर सुनेंगे या 5 सुनेंगे, तो आज फैसला वाज़ेह हो गया कि 5 हो गया। उसकी वजह ये थी कि वो जो उस दिन का ऑर्डर जो था वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था, दैट वाज नॉट जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो इसलिए ये फैसला फाइनली ये 5 मेंबर्स बेंच के पास ही जाना है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पिछला फैसला था जो 3 और 2 की मेजॉरिटी से था, वो तो खत्म हो गया। अच्छा, अब ये जो फैसला आएगा ये JIT की रिपोर्ट की रोशनी और उनकी सिफारिशात की रोशनी में आएगा। अच्छा, ये सर मैं ये आगे इस पे हम जरा कंटिन्यू भी करेंगे। जनरल साहब, सर ये 2 जजेस कह चुके कि आप सादिक और अमीन नहीं है, 3 ने ये कहा कि हम देख लेते हैं, आप नहीं है लेकिन हम चेक करके देख लेते हैं, मजीद तहकीकात करके देख लेते हैं। लेकिन शाह खावर साहब कह रहे हैं एक नया फैसला आएगा JIT की रोशनी की रिपोर्ट में। आपको क्या लग रहा है? 2 का तो माइंड बड़ा क्लियर था, जो 3 थे उन्होंने JIT की जो अमल दरामद बेंच था पूरी उन्होंने हेयरिंग सुनी, सब चीजों के सवालात दलाइल सब कुछ सुना, तो 3 का माइंड चेंज होता दिखाई देगा कल के फैसले में? ये मुझसे पूछा आपने? जी जनरल साहब। अच्छा, देखिए बात ये है, शाह खावर साहब बहरहाल जानते हैं ज्यादा कानून को, वो बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक तो ये उसी की कंटिन्यूएशन थी कि उस फैसले में 2 ने तो वाज़ेह ये तस्लीम किया, 3 जजेस को कुछ शक था, जो वो कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते थे 13 क्वेश्चंस के जरिए, वो अपना जहन इस पे पुख्ता करना चाह रहे थे कि वाकई ये चीज है या नहीं है। तो मेरा अपना अंदाजा तो ये है कि ये उसी फैसले की कंटिन्यूशन आएगी, और उसमें अगर एक जज साहब भी पहले 2 वाले हजरात के साथ जज हजरात के साथ इत्तफाक करते हैं तो फैसला खिलाफ हो जाएगा। और अगर तीनों एक मुत्तफिका फैसला देते हैं जो कि उनसे इख्तिलाफ रखते हैं पहले 2 जजेस से, तो वो फिर मेरा ख्याल है फैसला आखिरी होगा। क्योंकि उस फैसले में कहीं इन जजेस ने इख्तिलाफ नहीं किया था, लेकिन वो वक्त चाहते थे कि मजीद क्लैरिफिकेशन मिल जाए। तो जब क्लैरिफिकेशन मिल गई तो फैसला तो वही है जिसके ऊपर बातचीत चलनी है। तो ये मेरा अंदाजा ये है, और उसमें आप देख लीजिएगा। बिल्कुल जरूर, इस पे आगे हम चलते हैं। ओवैस तौहीद साहब, आप कल के फैसले को कैसे देख रहे हैं? 3-2 की राय आएगी या अब 2-3 की राय आएगी? किस तरह से आप कल के फैसले को देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि हम पहले से कह रहे हैं कि जिसपे इख्तलाफ था माहिरीन कानून को कि ये बेंच ऑलरेडी जो 5 रुकनी बेंच है वही उसकी एक्सटेंशन है या नहीं है, तो बिल्कुल वो आज वाज़ेह हो गया। और जनरल साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं मैं, और मेरा भी यही ख्याल है कि अगर ये 3 रुकनी बेंच में से एक जज भी नाअहल करार देता है और अपने 2 जजेस साथियों खोजा साहब और दूसरे साहब से वो इत्तफाक करता है, तो फिर नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान के अफराद के खिलाफ लगे करप्शन के इल्जामात की रोशनी में
नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कड़ा फैसला आ सकता है और नाअहल करार दिए जा सकते हैं। अब दिल की बात पूछें तो लगता है कि नाअहल करार दिए जाएंगे। अच्छा। और दिमाग की बात आप पूछें तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाहिर बात है कि ट्रायल कोर्ट नहीं है, और मैं समझता हूं कि 62-63 का अगर इतलाक करती है तो फिर ये बस कहीं और जाके रुकेगी, और वो मुख्तलिफ पार्टीज में से होती हुई फिर ये सारे पार्टीज के जो लीडरान हैं अच्छा। वो एक दायरे में बैठे होंगे और एक दूसरे के तस्वीर जो है वो पहुंच रहे होंगे। 62-63 की शिकार होते दिखाई दिए। मेरे ख्याल में मैं एक बात कहना चाहूं, देखिए मेरी बात जी जनरल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे साथ। मैं कह रहा हूं कि और दिमाग मैं कंप्लीट कर लें आप। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि दिमाग मेरा ये कहता है, दिमाग मेरा ये कहता है कि दो रेफरेंसेस जा सकते हैं, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नाअहलियत वाला और दूसरा जा सकता है नैब कोर्ट में, और नैब कोर्ट में जाएगा जब भी इनके खिलाफ जमानत के लिए जाएंगे, एक तरह से अफरा तफरी होगी। और लेजिटिमेसी जो पहले ही इन क्वेश्चन है कि सुबह से लेकर रात तक लेजिटिमेसी अपनी प्रूव कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको गवर्नेंस का जो हक है वो कहीं ना कहीं आप वो ग्राउंड खो रहे हैं। तो विकेट पे तो ऑलरेडी हैं, और चौधरी निसार साहब ने जो आज फैसला किया है वो वही उसी के तनाजुर में है जिस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बड़े गिरदाब के अंदर फंसे हुए हैं और निकलना बहुत मुश्किल है। आपको दिखाई दे रहा है मुआवजा ही होगा, मुआवजा ही इनको बचा सकता है। ठीक है जन साहब, आप सर क्या कह रहे थे, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा था आर्टिकल 62-63 के हवाले से कि इस पे अक्सर बात होती है और सियासतदान अक्सर कहते हैं कि जी ये डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून था, अगर इसको अप्लाई करें तो इस पे कोई भी पूरा नहीं उतरता। मैं कहता हूं कि कानून पड़ा रहे, किसी परसेंटेज से तो लोग उस पे पूरे उतरे, सारा ना सही। आप ये देखिए कि सिर्फ इस वजह से आप कानून खत्म करना चाहते हैं कि झूठ बोला जा सके, फ्रॉड किया जा सके, जालसाजियां की जा सके। ये तो आम सोसाइटी किसी भी अच्छी सोसाइटी के ये आम असूल हैं। अगर एक आदमी आम सोसाइटी में बैठ के झूठ बोले, जालसाजियां करे, तो क्या वो सोसाइटी में कबूल होगा? चे जाए कि उसको हुक्मरानी दे दी जाए। तो ये चीजें सोचने की हैं, हमें बिला वजह 62-63 के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक आम मॉरलिटी आपको कहती है कि भाई आप सच बोलें, आप फ्रॉड ना करें, लगातार 1 साल से झूठ बोल रहे हैं, आप जालसाजियां करते हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को धोखा देते हैं। ये चीजें कोई आम आदमी करे तो उसको भी मेरा ख्याल है कोई कबूल नहीं करेगा। आपको लग रहा है कल 62-63 अप्लाई होती दिखाई दे रही है? क्या इसमें पॉसिबिलिटी? देखिए मेन तो मेरा ख्याल है मूट पॉइंट जो है इसमें वो तो है ही आर्टिकल 62 है। हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आर्टिकल 62 जो है दैट इज द बेसिक क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसमें आर्टिकल 62(1)(f) है जो ये कहती है कि वो शख्स पार्लियामेंट के मेंबर बनने का काबिल होगा या अहल होगा जो कि सगेशियस होगा, नॉन प्रोफिलगेट होगा और सादिक और अमीन होगा, जब तक किसी कोर्ट ने उनको बरखिलाफ डिक्लेयर न किया हो। तो ये एक डिक्लेरेशन की बात है, क्योंकि मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ये मैंडेटरी है इस 5 रुकनी बेंच के ऊपर कि उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन का इशू लाजमी डिसाइड करना है ऑन द टचस्टोन ऑफ आर्टिकल 62(1)(f)। और इसमें एक मजे की बात यह है कि आर्टिकल 63 में कुछ जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो विद द एफ्लेक्स ऑफ टाइम जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती है। मसलन किसी को तौहीन अदालत में सजा हो 5 साल के बाद वो क्वालिफाइड है। कोई सिविल सर्वेंट अगर उसको डिसिप्लिनरी उसको जबरी रिटायर किया गया है तो 3 साल के बाद वो एलिजिबल है। इसी तरह लेकिन आर्टिकल 62 की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो परपेचुअल इन नेचर है, वो हमेशा के लिए है। और तो आपको लग रहा है ये कल 62(1)(f) अप्लाई होने जा रहा है? बिल्कुल, आर्टिकल 62(1)(f) जो है ये डिस्कस होगा और इसके बारे में दिस वे और दैट वे एक डिक्लेरेशन आप कह रहे हैं लाजमी आएगा। जी अवैस तौहीद साहब, सर आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये सिर्फ एक मुख्तसर सी बात ऐड करना चाह रहा हूं कि अस्मा जो 62-63 का इतलाक होगा तो पहली दफा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स ओन जो है ये फैसला देगी। इससे पहले जहां तक मेरी नाक़िस मालूमात है या राय है वो नीचे के कोर्ट से उनके पास आई है पिटीशन, ये पहली दफा करेगी तो बहस तो होगी जब ये होगा। ये अलग बात है कि इसमें क्या इस्लामी कवानीन है और सिर्फ अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम और 2-4 लोग और ही इस पे पूरे उतर सकते हैं, बाकी तो सारे फारिग हो जाएंगे 62-63 पे। किसने बीवी के साथ झूठ बोला, किसने अवाम के साथ झूठ बोला, भाई सारी बात
बहस होगी। और सुप्रीम कोर्ट भी कानून और आइन की ताबे है और उनका भी माजी हमने देखा है। देखें इस वक्त नवाज शरीफ साहब की जितनी गलतियां और सब कुछ हो, बात यह है कि इस वक्त हम बहस के लिए बैठे ना, तो बहस तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद होगी। जजमेंट पे फैसला, जजमेंट पे बहस हो सकती है। और ये बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त जब ये पनामा का मसला शुरू हुआ तो उस वक्त मुल्क के अंदर अगर कोई 200 बैरिस्टर होंगे तो अब हम जैसे तज्जियाकार, एंकर हजरात और सारे एक्सपर्ट जो है वो अब सारे बैरिस्टर बन गए, तो 1500-2000 एक्सपर्ट तो हो गए। तो कानून पे तो हम जाहिर बात है कि शाह खबर साहब ज्यादा नजर रखते हैं, लेकिन इसकी सियासी जो मिसबरात होंगे वो बहस होगी ज्यादा और एक मुश्किल फैसला आ रहा है। लेकिन अभी शाह खबर साहब ये फरमा रहे हैं ना कि 62 अप्लाई, चाहे वो नैब में जाए चाहे कहीं भी जाए, कहीं भी जा सकता है। तो वो ये अभी अफसर फरमा थे 62 बहस होगी ना 184(3) के बाद पे, आपकी जुरिस्डिक्शन इतनी वसी है कि आप हर तरह के मामलात को देख सकते हैं, बहस होगी ना, जरूर बिल्कुल बहस तो होगी उसके बाद। तो शाह खबर साहब ये फिर अगर 162(1)(f) अगर आप कह रहे हैं कि अप्लाई होती है तो रिव्यू में जा सकते हैं, ये फिर अपील हो सकती है तमाम तर मामले के हवाले से? नहीं, इसमें तो अपील नहीं है, ये हतमी फैसला होगा जो फाइनल फैसला होगा। लेकिन आर्टिकल 188 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है राइट ऑफ रिव्यू कि रिव्यू, लेकिन रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। लेकिन उसमें से ये बातें हो रही है रिव्यू में जाएंगे, एक लार्जर बेंच बन जाएगा। मैं आपको ये कि रिव्यू जो है ना, रिव्यू की जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड होता है। रिव्यू सिर्फ उस हद तक हो सकता है कि एक पेटेंट इलीगैलिटी या एक पेटेंट ऐसा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उनकी नजर से गुजरा नहीं है, या उसमें कोई न्यूमेरिकल जो है ना कैलकुलेशन दुरुस्त नहीं है, उसमें मेरा नाम दुरुस्त नहीं लिखा गया, ठीक है ना जी। तो और दूसरे इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिव्यू जो है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूल्स वो वही बेंच सुनता है जिसने फैसला किया हो, और उसके लिए लार्जर बेंच नहीं बन सकता जब तक कि वो खुद बेंच चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करे कि इसमें एक लार्जर बेंच बना दिया जाए। लिहाजा इसका अगर ये डिसीजन आ जाता है तो दिस विल बी अ फाइनल डिसीजन सब्जेक्ट टू रिव्यू, जिसके स्कोप बहुत कम है, आपको लिमिटेड दिखाई दे रहा है। तो ये फाइनल और हतमी फैसला आएगा। जनरल साहब सर आपसे जानना चाहूंगी, ये लिमिटेड फैसला है, ये फाइनल है, हतमी फैसला है, लेकिन आज चौधरी निसार साहब ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त तूफान में घिरे हैं, बड़ी मुश्किलात का शिकार है, सिर्फ 5 लोगों को पता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो भी शामिल हैं। साथ में वो ये गिला कर रहे हैं कि मुझे इस गुर्बत की वजह से कि मेरा पूरा खानदान फौज में है, मेरे ताल्लुकात वहां पे, मुझे पार्टी मीटिंग्स के अंदर बुलाना छोड़ दिया गया, मुशावरत मेरे से नहीं की गई। तो सर इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? फिर देखिए बात यह है कि मैं जहां तक मियां साहब के पूरे पॉलिटिकल कैरियर को सामने रखता हूं और उनकी तबीयत को समझता हूं, मेरा वैसे भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुक है और मेरे उनके अजीज़ो कारब लोग वगैरह उनसे रब्ता रहता है, बातचीत करते हैं। मियां साहब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये कन्फ्रंटेशन बनाए बगैर ये रह नहीं सकते, इनका कहीं ना कहीं टकराव जरूर हो जाता है, ये इनकी तबीयत में है। दूसरा इनका मसला ये है कि ये दिल से कोई उतर जाए या किसी से दुश्मनी बन जाए, ये उसको माफ नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, वो लेके चलता रहता है, अंदर पलती रहती है वो चीज। और उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम बहुत है कि बड़े लिमिटेड से लोगों पे भरोसा करते हैं जो साथ रहते हैं, और वो इनके कानों में वही चीज डालते हैं जो इनके कान सुनना चाहते हैं, चुनाचे वाइडर मशावरत जो है वो कभी नहीं रहती। और आखिरी जो मसला इनका कि हुकूमत करने का स्टाइल इनका ये है कि अदारों की बजाय ये किचन कैबिनेट पे भरोसा करते हैं। कभी अदारों को इन्होंने ना उस तरह इंडिपेंडेंट किया और ना ही अदारों के ऊपर यकीन रखा, ना अदारों के थ्रू चले। जैसे आप देख लिया कि पार्लियामेंट है मिसाल के तौर पे, कभी उसका इस्तेमाल नहीं होता, बड़ा कम पार्लियामेंट में कभी कभार आते हैं। तो ये जो एक स्टाइल है ये बैकफायर जरूर करता है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली बहुत सारे फ्लॉज हैं, खास तौर पे जो आपकी तबीयत में एक चीज हो कि आप माफ नहीं कर सकते, किसी को छोड़ नहीं सकते, वो आपके लिए हर दफा हर्डल बनता है, और जो लोग आपको समझते हैं वो हमेशा आपको उस तरफ माइल करते हैं। लेकिन ये भी तो चौधरी निसार साहब ने बड़ी कुछ बहुत खुल के भी बातें की, उन्होंने कहा मेरी गुर्बत की वजह से मुझे बुलाया नहीं गया, फलां अगर हक में फैसला आता है तो लोग मशवरा देंगे, फलां को सैक कर दें, फलां का सर कलम कर दें, फलां के खिलाफ चढ़ाई कर दें आप। जी, ये उसी से रिलेटेड चीज है और ये उनके लिए हमेशा हर्डल बनी रही है। ठीक,
और वैसे तो ये सब सर, ये जो चौधरी निसार सब जो बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम तूफानों में घिरे हैं, यही सवाल जो जनरल साहब के सामने रखा। तो आपको क्या लग रहा है, चौधरी निसार साहब अब आज, एक तो शायद उनको पता था कि कल फैसला आना है, एक बड़ी टाइमली उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अब आप क्या देख रहे हैं? अब तो कल फैसला आ गया, फैसले के बाद तो उन्होंने रिजाइन समझे कर दिया मिनिस्टरशिप से भी, MNA शिप से भी, तो हुक्मरान खानदान के लिए मजीद प्रॉब्लम्स हैं इसके बाद क्या? जी बिल्कुल, देखें चौधरी निसार साहब इनके साथ 80 की दिहाई से हैं, 32-35 साल हो गए पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, और बड़ा झटका है उनके लिए, और इसकी बड़ी अहम जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस है आसमा, इस वजह से कि उन्होंने देखे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तसरन 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये उन्होंने कहा कि जो सियासी रविश इख्तियार की है, जिसका जनरल साहब भी अभी बता रहे थे, वो गलत है और वो पार्टी की रूह से मुताबिकत नहीं रखती। यानी कि वो उन जो मेरी नजर में जो चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जो तसादुम के अंदर PMLN के लीडरान जो पनपते हैं मजीद, उनको उन्हीं की सुनी जा रही है और एक तसादुम की तरह बातचीत जा रही है। और उन्होंने खास तौर पे कहा कि जो गालिब गलोच वाला या अनसिविलाइज्ड मैनर में जो बातचीत है सियासी, यानी कि दानियाल अजीज हो गए, चौधरी तलाल हो गए, नए लोग जो निकलते हैं, और जो एक रवैया है वो रवैया PMLN का नहीं है। दूसरी तरफ ये कि नवाज शरीफ साहब जो है, जो तसादुम का जो मशवरा दे रहे हैं, वो भी इनके लिए नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अनुमन आप तस्लीम करें और उसके बाद अपनी पॉलिटिक्स उसके हिसाब से कीजिए, तसादुम की तरफ ना जाएं, और अगर आप बच जाएं तो अर्दोगान की तरह आप जो है वो ना करेंगे मैसिव आप एक्शन ले रहे हैं, लोगों को 60,000 लोगों को जो है आप हटा रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि डॉन लीग्स के मसले पर सियासी और अस्करी क़यादत में संगीन रंजिश थी, खलीज थी, और उनके बकौल अब वो खलीज जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, गंभीर है। तो ये एक तरह से उन्होंने पैगाम दिया है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को कि आपके अभी भी मसाइल है। और तीसरी जो बात जो आपने अपने इब्तदाई में कहा कि वो जो 4-5 लोग जिसके जो प्रिवी हैं उस बड़ी साजिश के, कि जिसमें पाकिस्तान को खतरा है, तो वो मेरे ख्याल में जनरल साहब ज्यादा उस पर रोशनी डाल सकते हैं। मेरे ख्याल में वो इंडिया अफगानिस्तान का नेक्सस और उसके पीछे जो सर्द मोहरी रहेगी या एक खिलाफ एक पॉलिसी रहेगी, वो रहेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, जो मैं समझ रहा हूँ उसकी तरफ इशारा है। और अंदरूनी मुल्क कुछ अनासिर ऐसे हैं जो उनके साथ कहीं ना कहीं गढ़ जोड़ ना करें। तो ये जो 3-4 बातें हैं वो तो उन्होंने कह दी, और मेरा ये ख्याल है चौधरी निसार साहब को अच्छी तरह ये अंदाजा है, मैं एज ए स्टूडेंट पॉलिटिक्स ये बात महसूस कर रहा हूँ कि खिलाफ फैसला जरूर आएगा और फैसला आ सकता है। तो शाखावा साहब, जो भी आप 62(1)(f) की बात कर रहे थे कि खिलाफ फैसला, इखलाकियात क्या मैटर करेंगी? पहले देखें फैसला आया, 2 जजेस ने कहा कि आप सादिक अमीन नहीं है, 3 ने भी कहा, 60 दिन देखें असरअंदाज होते रहे JIT पे हर तरह से। तो अगर बिलफर्ज मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेप डाउन होंगे, इखलाकी तौर पर इस्तीफा देंगे, या जमानतें कराते फिरेंगे, या अपनी पेशियां भुगतते रहेंगे? देखिए, अगर हम ये फर्ज कर लें कि जो ऑनरेबल बेंच है वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ नहीं जाता, और वो सिर्फ ये चाहते, वो जो नैब को वो रेफरेंस भेज दें या नैब को कहें जी आप इसकी तहकीकात शुरू करें, तो नैब का जो है कानून जो है उसमें उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, उनकी SOPs हैं। क्योंकि जब नैब में ये मैटर रेफर होगा तो नैब अपनी SOPs और प्रोसीजर के मुताबिक इसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है। उसकी पहले स्टेजेस हैं, पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि कंप्लेंट वेरिफिकेशन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रेफरेंस जाएगा तो वो नहीं होगी, लेकिन उसकी पहले इंक्वायरी ऑथराइज होगी जिसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में होगा। अगर वो इंक्वायरी में भी उसको मजीद बढ़ाना चाहें उसका लेवल, तो फिर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर एक रेफरेंस बनता है जो कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाता है, और वहां पे उसका ट्रायल शुरू हो जाता है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैब के कवानीन में एक तो जमानत जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, वो उसकी मुमानियत है। और दूसरी चीज इसमें यह है इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन चेयरमैन नैब या उनका कोई डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जनरल वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और वारंट ऑफ अरेस्ट जब इशू होता है तो उनके पास पावर है
कि वो 90 डेज तक किसी का फिजिकल जिस्मानी रिमांड भी ले सकते हैं। ये बड़े खतरनाक हालात हैं। अगर देखिए ऐसी सूरत हुई, अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन से अगर बच जाते हैं और ट्रायल कोर्ट, अगर ये इफ दे फेस द रिगर्स ऑफ ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, वो भी बड़ी ऐसी चीजें हैं जिसमें एम्बैरेसिंग होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक नैब के एक 18-19 ग्रेड की जो हेड कर रहा है एक इन्वेस्टिगेशन टीम को, उनके सामने पेश होगा और एज अ एक्यूज्ड, और वो भी अगर वो मुनासिब समझे चेयरमैन नैब तो उनका वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू हो सकता है। ये बड़ी जबरदस्त आप बात कर रहे हैं कि चेयरमैन नैब वारंट ऑफ जो है गिरफ्तारी जो है उनके वो इशू कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मामला ट्रायल कोर्ट में जा रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने या उनके खानदान ने फैसला कर लिया है कि वो रिजाइन करेंगे, उनके बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, और जो चौधरी निसार साहब बातें करें इसमें कितनी हकीकत है, इस पर मजीद बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट का कल बड़ा फैसला जो आने वाला है, और साथ में चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या हुक्मरान खानदान के लिए मजीद मुश्किलात हो सकती हैं? और जैसे कि अभी शाह खबर साहब कानूनी और आईनी डिटेल्स हमें बता रहे थे कि मामला अगर नैब कोर्ट में जाता है तो वहां पर वज़ीर आज़म साहब को जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी के मामलात, और उनको किसी वक्त गिरफ्तार भी किया जा सकता है और रिमांड भी लिया जा सकता है। बड़ी सख्त सर बात कर रहे हैं। मैं जन साहब से जरा पूछ लूं, जन साहब ये जरा चौधरी निसार पे हम आ जाते हैं। वो जो वो बात कर रहे थे कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका उनका अपना इखलाकी किरदार और माली हवाले से बहुत सारे सवाल हैं, कहते हैं मैं नाम नहीं लूंगा। क्या ये वही फर्क तो नहीं है जो अभी वजारत उज़्मा के लिए बड़े मोस्ट फेवरेट करार दिए जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि पार्टी के बाज अफराद के बारे में उनकी दौलत के बारे में कि वो जब से हुकूमत में आए और उन्होंने कितना पैसा कमाया उसकी खबरें आती रहती हैं, लेकिन उसकी नेचुरली कोई तहकीकात नहीं है। हो सकता है चौधरी निसार उसके बारे में बेहतर जानते हों। फिर इसी तरह बाज़ लोगों के बारे में आपको याद होगा कि जमशेद दस्ती वगैरह भी बातें करते रहे हैं बाज़ लोगों की कि वो पार्लियामेंट लॉजेस को इस्तेमाल करते हैं, वहां पे कोई गैर कानूनी हरकतें और चीजें। तो कुछ न कुछ तो लोग मुलव्वस हैं इन चीजों में जो कि गैर अखलाकी भी होंगी और माली भी मैं समझता हूँ बेकायदगियां मौजूद होंगी, लेकिन किसी पे उंगली उठाना ऐसे मैं समझता हूँ हमारे लिए तो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि चौधरी साहब ने नाम नहीं किसी का लिया। हाँ, बिल्कुल, वो और हमारे पास भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी के बारे में खास इंफॉर्मेशन ये ऐसी इतलात भी खबरें भी गर्दिश करती रही फौज के साथ जो ताल्लुकात के हवाले से। वो जो मेरा एक छोटा सा पॉइंट, क्योंकि कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने एक मैसेज भिजवाया एक आला सतही जराए के जरिए जनरल बाजवा को कि उनको ये लग रहा था कि वहां से साजिशें हो रही हैं, अगर बाज ना आए तो 48 आवर्स के अंदर ही शुड बी सैक्ड। ये खबर आई, ऐसी इतलात थी बड़े मुसद्दका जराए के जरिए। तो ये बुनियाद तो नहीं बनी दूरियां जो चौधरी निसार की नवाज शरीफ साहब के साथ? देखिए, बात यह है कि जिस तरह का मैंने जैसे पहले बताया उनकी तबीयत के बारे में, जैसा वो तरीकाकार उनका हुकूमत का कि कान कच्चे हैं, कोई ना कोई उनमें कानों में कुछ डालते रहते हैं लोग, तो उनके ऊपर अमल करते हैं, अदारों के जरिए नहीं चलते, और फिर जहन भी ऐसा है कि माफ नहीं करते। तो हो सकता है साजिश का नारा तो उन्होंने काफी पहले से लगाया हुआ था, और ये बात मुझे खुद तो जाती तौर पे पता नहीं, लेकिन मैं सोच सकता हूं कि उनसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो ऐसा काम करें। लेकिन एक चीज ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर JIT में मिसाल के तौर पे कोई लोग ऐसे थे, हमारे आर्मी के 2 थे, उन्होंने अगर कोई चीजें सामने ला के रखी हैं तो सच को अवाम के सामने ला के रखना तो साजिश नहीं कहा जा सकता। अगर सच को तलाश करने में कोई भी शख्स मदद करे जिससे कि एक इंडिविजुअल का बेशक नुकसान हो लेकिन कौम के सामने हकीकत आए, तो उसको आप साजिश तो नहीं कहेंगे। मेरा ख्याल है साजिश मियां साहब के लिए उन लोगों ने की है जो इनको जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के देते रहे हैं, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट पकड़ी जाती रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उधर आके इनके ऊपर ज्यादा घनौने इल्जाम आए हैं जालसाजी के और इस तरह की चीजें, तो वो साजिशी लोग थे जिन्होंने ये सारा खेल करवाया इनसे। अगर ये खेल इस तरह ना करवाया जाता तो शायद मेरा ख्याल है ये बड़े मसाइल खड़े ना हो सकते। वैसे तो सब सर कल का मंजरनामा क्या देख रहे हैं? बहुत सारी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। आप अभी कह रहे थे ना कि हम मीडिया वाले भी सारे बैरिस्टर बन के यहाँ पे बैठ गए हैं, बड़ी तज्जिए दे रहे हैं, तबसरे दे रहे हैं। वैसे आपकी नॉलेज क्या कह रही है कि कल का मंजरनामा आप क्या दें? कल कोई बड़ा इस्तीफा आ सकता है, कोई नया बंदा प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अपॉइंट हो सकता है, नॉमिनेट हो सकता है?
देखिए वो मंजरनामा अभी से शुरू हो गया ना, बनी गाला के अंदर सलाह मशवरे शुरू, सारे जो है वहां पर तलब कर लिए गए। पीएम हाउस के अंदर इस तरह जो इत्तलात आ रही है, बहुत ही इस्तराब की कैफियत है, सलाह मशवरे शुरू हो गए हैं। जो लोग इस वक्त टीवी चैनल्स पर बैठे हुए हैं PMLN के, उनको SOS उस पे बुला लिया गया है कि जी आप पहुंचे, तो कल की जो स्ट्रेटेजी है वो आप बनाइए और उसके अंदर मदद कीजिए। अब तो मामला ये है कि हाथ पैर फूले हुए हैं हर तरफ, और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI, जाहिर बात है कि वो इस खेल के अंदर वो अपना देख रहे हैं रोल। अब एक सियासी खेल तो बड़ा शुरू हो गया। आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त एग्रेसिव पॉलिटिक्स मेरे ख्याल में अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त वो कर सकते थे जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें गॉडफादर का लक़ब दिया गया, वो उस वक्त कर सकते थे जब GIT तश्कील दी गई। अब उनके पास ऑप्शंस नहीं है। अब ऑप्शन उनके पास ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आए उसको कानूनी तौर पर उसको वो लड़े, अपना नाम जो है वो क्लियर कराए। लेकिन अगर आप उनके हवारियों के बयान से देखिए तो सिर्फ 2 मुख्तसर बातें करूंगा। उन्होंने कहा कि जी हमने 3 नाम सोचे हैं मुतबादिल, वो है नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा कि अगर 58(2) भी अगर आप 62-63 के तरह इतलाक करते हैं कि सूरत में, तो अवाम को कबूल नहीं होगा, अवाम को वो फैसला कबूल नहीं होगा। इसका मतलब है PMLN को नहीं होगा। तो वो एक तसादुम या एग्रेसिव पॉलिटिक्स का सोच रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जब कल फैसला आएगा तो वो ऑप्शन नहीं होगा। अस्मा, अगर ये अकल के जो है वो देखिए, जो शाह खबर साहब कह रहे थे, जनरल साहब भी फरमा रहे थे, इनकी मुसीबतों के दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि नैब के अंदर अगर जाएगा और ये हम अज्यूम भी कर लेंगे ये नायब करार नहीं देते, तो ये विटनेस बॉक्स में बुलाए जा सकते हैं। ये हम जमानतों के लिए कल भागेंगे, पेशियों के हवाले से कह रहे थे, वारंट भी कह रहे हैं जारी हो सकते हैं। अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के वारंट जारी खिलाफ भी होगा। मैं जरा ये शाह खान साहब के 2 लीगल पॉइंट्स सर, उदैबिया मिल्क का जो शेयर है वो शुरू होगा, वो भी शुरू हो जाएगा। बड़े ट्रायल आ सकते हैं इसमें। तो सर फैसला जो भी आता है, आपको क्या लग रहा है, दोनों फ्री कैन के पास ऑप्शंस क्या हैं? आपको ऑप्शंस क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ऑप्शंस तो जो पिटिशनर्स हैं वो अगर फैसला उनके हक में और उनकी पिटिशंस एक्सेप्ट होती हैं तो दे विल बी इन द सेंस ऑफ जुबिलियन, वो तो जाहिर है जश्न मनाएंगे। और यकीनी तौर पे PMLN के लिए ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा, बहुत बड़ा दचका होगा। ऑप्शंस देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर मियां नवाज शरीफ साहब हैं और उनकी फैमिली है, और उससे भी ज़्यादा जो एक और है जो कि उनकी साहिबजादी हैं मरियम नवाज, अगर उनके बारे में भी अगर कोई ऐसा डिक्लेरेशन आ जाता है, हालांकि वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन सिंपल सा कोई अगर कोई उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन ऐसी आ जाती है जिसमें कि उनकी इंटेग्रिटी इम्पीच होती है, तो फिर वो उनके लिए आइंदा आने वाले इलेक्शंस में वो चीज़ जो है रुकावट बन सकती है। ठीक, तो सर ये आप मरियम नवाज के बारे में बात करते, तो ये आपको क्या लग रहा है, ये स्टे के लिए जा सकते हैं? अगर बिलफर्ज ना अहलियत होती है प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो मामला स्टे में जा सकता है? देखिए, एक तो मैंने अर्ज किया कि इसके ये अपीलेबल नहीं है, इसके आर्टिकल 184(3) जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके तहत ये पावर्स अस्यूम की और उसके तहत फैसला कर रहे हैं। उसके खिलाफ कोई अपील नहीं है, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको टेकअप किया है और उसी ने डिसाइड करना है। सिर्फ एक मैंने बताया कि आर्टिकल 188 एक पावर ऑफ रिव्यू जो है वो देता है किसी फरीक को कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल कर सकता है, लेकिन रिव्यू वही बेंच सुनेगा, उसके रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड है, रिव्यू में पूरा केस ओपन नहीं हो सकता, सिर्फ वो जो सुकन जो उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं वही डिस्कस हो सकते हैं। और उसमें भी कि इसमें लार्जर बेंच के लिए दरखास्त नहीं दी जा सकती। अगर तो सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जो यही अगर इसके फर्ज करें कि ये रिव्यू सुन रहा है तो और ये स्टे की एप्लीकेशन भी डालते, तो स्टे की एप्लीकेशन को डिसाइड करना भी इसी बेंच का काम है। तो लार्जर बेंच भी अगर यही बेंच अगर चीफ जस्टिस को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करेगा तो बनेगा, अदरवाइज किसी का ये लीगल राइट नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे कि इसमें चूंकि ये बेंच समाप्त कर रहा है, इस पे आप लार्जर बेंच बनाए, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी ये इख्तियार नहीं। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि वो उनका इख्तियार भी नहीं है। जनरल साहब, सर ये कल टूर्नामेंट की वो जो ट्रॉफी की बात होती थी ना, जी अवैस तौहीद साहब।
अस्मा, मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, फिर आप जनरल साहब की तरफ टॉस कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा मशवरा नवाज शरीफ साहब को ये है कि जो भी फैसला आए उससे बड़ा जो बालातर वो सबसे ज्यादा उनके उसमें होना चाहिए, वो होना चाहिए कि वजीर आजम हाउस की सैंक्टिटी या उसका तकद्दुस और सिस्टम शुड प्रिवेल, ना कि जाती ना की बुनियाद पर कोई रिटेलिएशन या रिएक्शन की पॉलिसी करें। तो जब तक कोई फैसला आए उसको कानूनी और आईनी तौर पर फेस करे, अपना नाम क्लियर करे, वरना इनकी पॉलिटिक्स को मजीद नुकसान होंगे और जो जमहूरी निजाम है उसको मजीद नुकसानात होंगे। जन सब सर आखिरी बात हम करेंगे वेरी क्विकली, ये कल टूर्नामेंट की ट्रॉफी कौन लेने जाएगा? ये ऑपोजिशन के पास जाएगी या हुकूमत कोई विन विन पोजीशन में आपको दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे तो जब जैसे ये 5 जजेस का बेंच दोबारा रिस्टोर हुआ तो उसमें तो मुझे ये नहीं नजर आता कि हुकूमत को कोई ऐसी फतह नसीब हो रही है। इसमें तो मुझे जाती तौर पे तो हुकूमत की शिकस्त नजर आती है और इसमें ट्रॉफी या क्रेडिट वैसे तो सारे लोग अब लेना चाहेंगे, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि ये सिर्फ इमरान खान का या पीटीआई का राइट बनता है। उन्होंने इस केस को बड़ा रेजोल्यूटली परसू किया। अब बहुत सारे और पार्टी जो हैं वो पीपल्स पार्टी को उनको भी कह रहे हैं मैच नहीं खेला टूर्नामेंट की ट्रॉफी लेने आ गए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनका राइट बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, जल साहब, शाह हाफिज साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इसी नोट के साथ कल का फैसला, कल का दिन बड़ा अहम है और जैसे कि अवैस तौहीद साहब कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का तकद्दुस जो है पामाल ना हो, पार्टी को सोच समझकर फैसला करना चाहिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका एहतराम करना चाहिए दोनों फ्री कैंट को। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, ट्विटर पे आसमा एस चौधरी पे फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।